हाँ लगा दो। लेक्चर 69। स्पेकुलेशन बिजनेस सेक्शन 19। पेज नंबर 159। जहां कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस करे, वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस, जहां कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस करे तो इट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। ये किसी भी और बिजनेस से सेपरेट बिजनेस समझा जाएगा। यानी एक बिजनेस इसका होगा नॉन स्पेकुलेशन और दूसरा बिजनेस इसका होगा स्पेकुलेशन। तो पहली बात, वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस, उस क्लास में जरा जल्दी सेटिंग कर लें, टाइम पे आया करें, फिर बाकी डिस्टर्ब होते हैं। वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ बिजनेस, जहां एक बंदा कोई बिजनेस करे जिसे स्पेकुलेशन बिजनेस में कह रहा हूं, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। इसको किसी और बिजनेस से सेपरेट रखा जाएगा। ठीक है जी, स्पेकुलेशन बिजनेस को दूसरे बिजनेस से सेपरेट रखा जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। Where a person carries on a speculation business, income from speculation business, टाइम पे आया करें, income from speculation business shall be calculated separately from non speculation, टाइम पे आया करें। income from business, speculation और non speculation अलग अलग निकाली जाएगी। पहली बात ये होगी। अगली बात, फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे, खर्चे पोर्शन करना हमने चैप्टर 4 में देखा था। खर्चे अगर पोर्शन करने पड़े तो स्पेकुलेशन बिजनेस को बिल्कुल एक सेपरेट बिजनेस समझा जाएगा। अब स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है इसमें हम बात करते हैं। पहले जरा 3 बातें रिवाइज कर लें। स्पेकुलेशन बिजनेस को बाकी बिजनेसेस से अलग समझा जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस की कैलकुलेशन अलग होगी। खर्चे पोर्शन करते हुए भी स्पेकुलेशन को अलग समझा जाएगा। 3 दफा जब हमने सुना कि अलग समझा जाएगा, अलग समझा जाएगा, अलग समझा जाएगा, हमने कहा चाह क्या रहे हो इस बिजनेस के बारे में? कहते हैं सॉरी, प्रॉफिट्स ऑफ दिस बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। है ये बिजनेस ही, लेकिन 3 काम कर लो। नंबर 1, इसकी ट्रीटमेंट अलग करो। नंबर 2, इसकी कैलकुलेशन अलग करो। नंबर 3, इसके खर्चों का रिकॉर्ड अलग रखो। ये 3 काम आप अलग अलग करो, लेकिन इस स्पेकुलेशन गेन को किस हेड में डाला जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और अगर कभी स्पेकुलेशन में लॉस आ गया तो इट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड। लेकिन इस बात को छोड़ दें, ये हम लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बात को भी छोड़ दें, पॉइंट लिखो। चलें जी, अब हमने ये पढ़ लिया कि स्पेकुलेशन बिजनेस का ये एक हिस्सा है, लेकिन इसके खर्चों का रिकॉर्ड भी अलग रखा जाएगा, इसके प्रॉफिट का रिकॉर्ड भी अलग रखा जाएगा, इसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट भी अलग किए जाएंगे। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? इसके प्रॉफिट्स अलग होंगे, इसके खर्चे अलग होंगे, वो भी हम व्हाइट बोर्ड पर शुरू करते हैं करना। एग्जाम्पल, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन अगस्त 2015 के महीने में एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन मकई एट 15,000 पर मेट्रिक टन। मेट्रिक टन कोई मैयर करने का आला होगा, तो 500 मेट्रिक टन हमने मकई खरीदी है, 15,000 पर मेट्रिक टन। अच्छा, एक बात टाइम पे आ गए, इस तरह तो फिर रिदम नहीं बनता चीजों का। इस तरह तो मेरे भाई देखने में ये लग रहा है कि एक ही दफा जरा जगह बना दें और उधर हो जाए, एक ही दफा जगह बना दें और उधर हो जाए जी, एक ही दफा जगह बना दें, एक ही दफा जगह बना दें और उधर हो जाए। और आप जगह बना देना एक स्टूडेंट की और उधर हो जाए, फिर आपको डिस्टर्ब हो भाई, कोने पे होकर बैठ जाया करें, कुछ नहीं होता। अच्छा, सवाल पढ़ें जी। 2 रात लेट आए हैं, वो इस वक्त सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। स्पेकुलेशन बिजनेस की एग्जाम्पल आने लगी है और कल से टाइम पे आया करें, वरना फिर दरवाजा बंद कराना पड़ेगा। इन अगस्त 2015 LT signed a future contract for purchase of 500 metric ton of मकई at 15,000 पर metric ton। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर में खरीदूंगा। इसकी एंट्री अकाउंटिंग के टीचर नहीं करवाते, क्योंकि ना आपने चीजें खरीदी हैं, ना आपने पैसे दिए हैं, तो ना परचेज डेबिट करने का फायदा है, ना कैश क्रेडिट करने का फायदा है। तो कोई एडवांस में पेमेंट भी नहीं हुई कि मैं एडवांस टाइप कोई अकाउंट ओपन कर लूँ।
तो इसलिए इसकी अकाउंटिंग वाले सारे एंट्री नहीं करवाते, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसकी परचेज वाली एंट्री करने लगे हैं। इन अगस्त 2015 एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज, सिर्फ समझने के लिए हम एक परचेज वाली एंट्री करने लगे हैं। एलटी की बुक्स में हम एक परचेज की एंट्री करने लगे हैं। एंट्री बताएं जी परचेज की क्या होती है। परचेज डेबिट और फिलहाल मैं क्रेडिट और क्रेडिट कर रहा हूं जी। कितने मेट्रिक टन मकई? 500। एक मेट्रिक टन कितने का है? 15,000 का। रुपीज इन 1000 में 7500। अभी नोट ना करें, दोबारा लाइन पढ़ें। LT signed a contract with ME for purchase. If LT has signed a contract for purchase, then for ME it will be sale, obviously. अगर LT बाय कर रहा है तो ME क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। ME जब सेल करेगा तो क्या एंट्री होगी बताएं? डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट। जैसे एक बंदे के लिए खर्चा होता है, दूसरे बंदे के लिए खुशी होती है जी। कितने से? 7500 से। तो ये जो येलो में लाइन लिखी हुई है उसे मैंने पढ़ दी है, ना इससे पीछे पढ़े ना इससे आगे कुछ पढ़े, नोट कर लें। ओके, कैमरा इधर लाओ, एक दफा दोबारा पढ़ लें। चलो उधर ही रखो पहले इधर। ले आओ इधर। ये जिस तरह मैंने किया उसी तरह किया ना आपने, आमने सामने लाइन डाल के। ओके चलें जी पढ़ें, इधर देखें। इन अगस्त 2015 LT signed a contract for purchase। तो LT signed a contract for purchase, तो LT के लिए ये क्या है? परचेज। LT signed a contract with ME for purchase, तो ME के लिए ये क्या है बोले? सेल है। तो LT की किताबों में परचेज की एंट्री कर देंगे और ME की किताबों में सेल की एंट्री। बज़ाहिर अभी सेल परचेज हुई कोई नहीं क्योंकि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन समझने के लिए हमने ऐसा किया। ये ट्रांजेक्शन किस महीने में हुई है? ये मुआहिदा किस महीने में हुआ है? अगस्त के महीने में। डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर, और चीजें कब डिलीवर होनी है? अक्टूबर में। ये ट्रांजैक्शन अब रिवर्स होने लगी है। ये ट्रांजैक्शन अब रिवर्स होने लगी है। एमई और इधर इंग्लिश पे फोकस करें वरना समझ नहीं आना कॉन्सेप्ट। नोट तो इन पे तस्वीर लेके भी कर लेंगे, बातें बड़ी आसान है अगर फोकस करेंगे। एमी ऑल्सो अग्रीड टू रीपरचेज। एमी ऑल्सो अग्रीड टू रीपरचेज। एमी अग्रीड टू रीपरचेज। इसे एक दफा हमने पढ़ा था वॉश सेल, यानी सेल करके धो दी। एमी ऑल्सो अग्रीड टू रीपरचेज। इफ एमी हैज अग्रीड टू रीपरचेज देन एलटी विल हैव टू सेल। विल हैव टू के आगे सेल नहीं आएगा, विल हैव टू सेल, तो LT विल सेल। दोबारा पढ़ लें इंग्लिश का फिगर जो स्काई ब्लू वाला है। एमी ऑल्सो अग्रीड टू रीपरचेज। थोड़ी देर में जरा मैं देखता हूं हो क्या रहा है, अभी तो मैं अल्फाज के ऊपर जा रहा हूं। एमी ऑल्सो अग्रीड टू रीपरचेज। एमी ने कहा मैं दोबारा खरीद लूंगा, तो ये किसकी एंट्री करेगा फिर? परचेज डेबिट क्रेडिट। और ये किसकी एंट्री करेगा फिर? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। ये जो दूसरी वाली ट्रांजैक्शन होगी ना, इसकी प्राइस अनसर्टन है, इसकी प्राइस हमें नहीं पता। एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेल दैट इज अक्टूबर। इसकी प्राइस अक्टूबर में तय होगी, और आज हम खड़े हैं अगस्त में, इसकी प्राइस अक्टूबर में तय होगी। अब जब इसकी प्राइस अक्टूबर में तय होगी तो एक सवाल आएगा हमारे जहन में कि अक्टूबर में क्या प्राइस होगी, और किसी को क्या इल्हाम कि अक्टूबर के अंदर क्या प्राइस होगी इसकी?
यही अनसर्टेनिटी है, इसी ट्रांजैक्शन में यही अनसर्टेनिटी है कि अक्टूबर वाली प्राइस दोनों को नहीं पता। असल में शायद आज खड़े होकर एलटी सोच रहा होगा कि मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, एमई सोच रहा होगा नहीं मेरी सेल शायद ज्यादा हो जाएगी और परचेज कम में कर लूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों की फ्यूचर की मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी। आपको पता है आज खड़े हुए कुछ लोग कहते होते हैं फ्यूचर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कुछ कह रहे होते हैं महंगा हो रहा है। अब दोनों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है। किसी को नहीं पता कि अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई में क्या होना है, किसी को नहीं पता। हर कोई अपने अपने तुक्के लगा रहा होता है। कोई कह रहा होता है ज्यादा होनी है प्राइस, कोई कह रहा होता है कम होनी है प्राइस। यही इस ट्रांजैक्शन में अनसर्टेनिटी है। और अक्टूबर आने का वेट कर लें। जब अक्टूबर आएगा तो ये अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में बदल जाएगी और अक्टूबर में हमें पता चल जाएगा कौन बना सिकंदर और कौन बना बंदर। ये हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। यानी जो गेन आएगा जिसको वो क्या बन जाएगा और जिसको लॉस आएगा वो बांदर बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अक्टूबर का वेट करते रहें। अगस्त गुजरने दें, 14 अगस्त आ गई, 15 अगस्त आ गई, इंडिया भी आजाद हो गया, सितंबर का महीना भी आ गया, पेपर भी आई के अपने बच्चे दे आए, सितंबर के एंड में क्लासें भी शुरू हो गई, अक्टूबर का महीना आ गया। ओए होए 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 होए। इन अक्टूबर प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18,000। अक्टूबर में जी प्राइस ऑफ मेज कितनी हो गई है? 18,000। वो जो प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट ऑफ सेल, वो जो अनसर्टेनिटी थी, अब सवाल वाले ने बता दिया। अक्टूबर में आप खड़े होकर क्या पता चल गया प्राइस कितनी है? 18,000। अब ये ट्रांजैक्शन कितने के एतबार से रिकॉर्ड होगी? 15,000 18,000 500 ज़रब 18,000 9,000। ओके नाउ अब मैं इन दोनों की नेट पोजीशन निकालने लगा हूं आपके सामने। नेट पोजीशन इसकी सेल में से परचेज माइनस करें और इसकी भी सेल में से परचेज माइनस करें और देखते हैं कौन बना सिकंदर। इसकी सेल कितनी है? 9,000 और परचेज 7,500। इसको 1,500 का गेन आ गया, 1,500 का गेन आ गया। इसकी सेल 7,500 और इसकी परचेज 9,000। इसे 1,500 का, या यहां नेगेटिव लिख दें या यहां लॉस लिख दें, इसे 1,500 का क्या आ गया? सबसे सुबह मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अब होगा क्या? अब होगा क्या? असल में अक्टूबर में अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अब होगा ये कि एमी विल पे, क्योंकि लूज किया ना उसने, एमी विल पे रुपीज 15 लाख, अब मैं रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, टू एलटी इन अक्टूबर। अक्टूबर में बंदर सिकंदर को कितने पैसे दे देगा? 15 लाख रुपए दे देगा। अब बात मुकम्मल हो गई है। अब समझ लें ये ट्रांजैक्शन हुई क्यों और हुई कैसे। समझ लें ये एलटी और एमई दो जहाज हैं और साहिल समंदर के किनारे बैठे हैं और इन दोनों ने कभी जिंदगी में मकई, जहाज सुने ना, जहाज कहते हो आप उसे? अच्छा, ये दो जहाज हैं और समंदर के किनारे बैठे हैं और इन्होंने जिंदगी में कभी मकई देखी भी नहीं। खरीदना बेचना दूर की बात, इन्होंने मकई कभी जिंदगी में देखी भी नहीं। अगस्त में बैठे हुए एलटी ने एमई से बात की, मैंने तेरे से 500 मेट्रिक टन मकई 20 ट्रकों में मंगवा के खरीदी। एमई ने कहा मैंने बेची, मैंने बेची। 15,000 रुपए के एतबार से डील हो गई। इन्होंने कहा डील को उल्टा देंगे इन अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर की प्राइसेस छोड़ दो, अनसर्टन है। ये कुछ और समझ रहा होगा प्राइसेस के साथ होगा, ये प्राइसेस के साथ समझ रहा होगा कुछ और होगा। और आपको पता है अगर अक्टूबर में प्राइस 7,000 रुपए हो जाती, अगर अक्टूबर में प्राइस किधर है, ये वाली फिगर अगर 7,000 हो जाती तो फिर तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता। फिर इधर लॉस आ जाना था, उधर गेन आ जाना था। तो फ्यूचर की प्राइस का किसी को नहीं पता था। तो अब ये दोनों जहाज आपस में बात करेंगे कि अक्टूबर में इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कर लेंगे? रिवर्स। अब कोई मकई नहीं खरीदेंगे, कोई मकई नहीं बेचेंगे। अक्टूबर में जाके ये लोग मार्केट में जाके इनकी कीमत पता चलवाएंगे या उधर ही साहिल समंदर पे बैठे हुए गूगल पे जाके मकई की लेटेस्ट प्राइस देख लेंगे, वो हो गई 18,000। इन द एंड दोनों वहीं बैठे बैठे चीजों की डिलीवरी नहीं करेंगे, क्योंकि चीजों की ये स्पेकुलेशन और सट्टेबाजी की ट्रांजैक्शन होती ही ये है जिसमें चीजें डिलीवर करना मकसूद ना हो, सिर्फ ये प्राइसेस से खेलते हैं। इन द एंड एमी अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऑनलाइन मिसाल के तौर पे ट्रांसफर कर देगा एलटी को और उसे कहेगा ये ले भाईजान 15 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तू जीत गया।
एलटी को अब चढ़ जाएगा चस्का इस ट्रांजैक्शन का, वो कहेगा बैठे बैठे भी 15 लाख आ सकते हैं, और एमई इस स्पेकुलेशन मार्केट से भाग जाएगा, वो कहेगा यहां तो अपने पैसे डूब जाते हैं, तो ऐसी मार्केट में आइंदा नहीं आना। और एलटी को चस्का चढ़ जाएगा, वो कहेगा इस मार्केट में तो बैठे बैठे 15 लाख मिल जाते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है स्पेकुलेशन वाली, इसमें अभी मैं आपको डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा कि इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती। अभी मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी नहीं होनी। और ये दोनों एंट्रीज भी मैंने आपके समझने के लिए की हैं। असल में अगर आप मुझे पूछें अकाउंटिंग के सर इसकी क्या एंट्रीज करेंगे, तो अकाउंटिंग के सर ना अगस्त में एंट्री करेंगे ना अक्टूबर में एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग के सर एक एंट्री करवाएंगे जो मैंने की नहीं, अकाउंटिंग के सर एंट्री करवाएंगे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 1500 रुपए और एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1500 रुपए। बस अकाउंटिंग के टीचर के पास अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन लेके जाएं तो अकाउंटिंग के सर उसकी ये एंट्रीज करवाएंगे, लेकिन हमें उन एंट्रीज की जरूरत नहीं है। हमने तो गेन लॉस पेपर में सही निकालना है कि किसको गेन आ रहा है और किसको लॉस आ रहा है, और कंक्लूजन हमारा होना चाहिए कि कौन किसको पे कर रहा है। अब अगर इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअल डिलीवरी ना हुई तो ये गेन लॉस स्पेक्यूलेशन बन जाएंगे। एंड एलटी सोल्ड द एंटायर लॉट विदाउट बाइंग, NLT सोल्ड विदाउट बाइंग, सेल खरीदे बगैर होगी ये चीजें ना, यानी ना खरीदी और ना बेची। सोल्ड विदाउट बाइंग, ना आई, अब जब आई नहीं तो बेची भी नहीं, तो इन द एंड सेटल क्या हुआ होगा, सिर्फ कैश। सेटल क्या हुआ होगा, सिर्फ कैश। नोट कर, इस गेन को कहेंगे स्पेक्यूलेशन गेन और इस लॉस को कहेंगे स्पेक्यूलेशन लॉस। जी मोहतरम, पता नहीं, वो आप लेके आना बिजनेस, मुझे पूरा देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं किया। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उधर रखो, अभी एक दफ़ा ज़रा रिवाइज कर लें। ले आओ कैमरा। इन अगस्त 2015 एलटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है परचेज करने का मेट्रिक टन ऑफ मेज। तो एलटी परचेज की एंट्री कर ले और एमई सेल की एंट्री कर ले। ये आपके पेपर में ना वर्किंग होगी, वर्किंग टाइप होंगी। कंक्लूजन बस आपका ये होगा जो रेड में मैंने लिखा है। डिलीवरी कब एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर में। ऐसे इसे कहते हैं प्राइस लॉक कर देना। अगस्त वाली प्राइस लॉक हो गई है कितने पे, 15,000 पे, लेकिन ये वाली भी अनलॉक है, यानी आपको पता नहीं है कि क्या है। तो इन दोनों ने अपने आप को मार्केट पे छोड़ दिया, मार्केट पे छोड़ दिया। शायद कोई समझ रहा होगा प्राइसेस बढ़ जाएंगी और दूसरा समझ रहा होगा प्राइसेस कम हो जाएंगी। दोनों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी। कोई पीटीआई वाला होगा वो समझेगा कि कल लिबर्टी चौक के ऊपर हमने लुट मचा दी है तो पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जानी है। कोई पीएमएलएन वाला होगा वो कहेगा मुझे अंदर की बात पता है अभी बढ़ ही रही है। तो दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये जो प्राइसेस हैं ये अनलॉक हो गई हैं, यानी अब फ्यूचर की प्राइसेस का किसी को नहीं पता। तो अब हम अगस्त सितंबर में वेट करेंगे और अक्टूबर आने का इंतजार करेंगे और दूसरी एंट्री को करके छोड़ देंगे। दूसरी एंट्री की अमाउंट बताएगा फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस होगी 18,000। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि एकदम देख के पता चल जाए कौन जीता कौन हारा, तो बेहतर है 15,000 की 18,000 की बेस पे एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्रीज करने के बाद सेल परचेज को हमने नेट किया, ये पाया ये खोया, पाया और खोया को नेट किया तो पाया ज्यादा, ये पाया और ये खोया, तो पाया कम खोया ज्यादा, तो पाया सॉरी पाया इधर कम है, हाँ ठीक है, तो आपको नुकसान आ गया। तो दैट इज हाउ वी विल मूव। इन द एंड होगा क्या, ये एंट्रीज वगैरह नहीं होंगी। असल में अब हारने वाला जीतने वाले को अपनी जेब से कितने पैसे निकाल के दे देगा,
15 लाख। एंड LT सोल्ड टू ME विदाउट बाइंग, असल में ये सेल भी कोई नहीं होती, LT सोल्ड टू ME विदाउट बाइंग। जी दोबारा पूछो, समझ नहीं नहीं नहीं, उसी सेम में ही देगा। पॉइंट 2, डेफिनेशंस एंड एक्सेप्शंस। इन दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स अ बिजनेस। कहते हैं ये बिजनेस हो रहा है पूरी दुनिया में, आप कहां बैठे हो, कहते हैं ये तो बिजनेस है पूरा। इट इज अ बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल। इट इज अ बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी होती है गुड्स, यानी मकई, गंदम, चीनी, आटा, चावल, जो मर्जी चीज हो जाए, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। शेयर्स के अंदर भी ये डील हो जाती है, शेयर्स। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ना शेयर्स को स्टॉक कहा जाता है, इसीलिए शायद स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी स्टॉक मार्केट है, तो शेयर्स को बाहर के मुल्कों में स्टॉक कहा जाता है। अच्छा, इन दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस इज अ बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती। फिर होता क्या है, आगे लिख लें, फिर होता क्या है, बट ओनली कैश इज सेटल्ड, बट ओनली कैश इज सेटल्ड। सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, हारने वाला जीतने वाले को क्या दे देता है, पैसे दे देते हैं, बट ओनली कैश इज सेटल्ड। को 5 न्यूमेरिकल पिछले हफ्ते हो गए थे, 2 आपने होमवर्क में वो टेस्ट में दे दिए थे, 7 हो गए, 1 आज कर लेंगे, 8 हो जाएंगे। टेस्ट दिया था ना, पक्की बात किया है, ऐसे में जान निकल जाती है, देखिए। ओके, अच्छा ये जो हजरात सैटरडे को छुट्टी करते हैं ना, मैं आज खुल के बात कर दूं, इनको बुरा ना लगे, अपना CA में आना रिकंसिडर कर लें। और ये कभी भी जो छुट्टी करते हैं, ये इस एटीट्यूड के साथ काम नहीं चलता। भला इनका भला करे, कोई हल्का फुल्का सर में दर्द हो जाए, कोई हल्की फुल्की बीमारी आ जाए, कोई 2-4 बूंदे घर के बाहर गिर जाए, या कोई छप्पड़ खड़ा हो जाए घर के बाहर, तो इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। हाथ दो गई, जहाज करा लिया करें। अच्छा, अब आइए स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शंस आने लगी हैं। एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल 1A नोट कर लें। एग्जाम्पल 1 कौन सी थी, इसको बना लेते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल 1A नोट कर लें। assume LT has a, जल्दी assume LT has a shop, जल्दी मेरे साथ लिख लीजिए। assume LT has a shop, अपने साथ वाले पे बस नजर रखा करें, तो साथ साथ लिखवाते रहा करें। assume LT has a shop where he is selling मकई, maize। assume LT has a shop where he is selling maize and the remaining deal was executed as in example 1, and the remaining deal was executed as in example 1। अच्छा, YouTube के ऊपर एक डिस्कशन अपलोड हुई होगी 15-16 मिनट की, कितना मैंने देख लिया हाथ का करके ताले, तो बाकी हजरात जो है वो आज देख लीजिएगा। उसमें आपकी क्लास के डिफरेंट बच्चों के टेस्ट हैं, और उनमें उन्होंने जो थ्योरी की गलतियां की हैं वो जो है वो उसमें डिस्कस हुई हैं। तो इस तरह एक डिस्कशन अपलोड हुई है, उसको अटेंड कर लीजिएगा ताकि पता चल जाए टर्म टेस्ट में थ्योरी में मुख्तलिफ लोग क्या गलती कर रहे थे। एक तो ये अटेंड कर लीजिएगा, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं तो उनके अलग पेपर थे, इसलिए उनकी 19 मिनट की वीडियो अलग से पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, और आप लोगों के लिए 16 मिनट की यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। ओके, अच्छा जी, अब एज्यूम करते हैं कि LT इज नॉट एन एरोप्लेन। LT जहाज नहीं है, बल्कि LT एक अक्लमंद और दी शाऊर बंदा है। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, अक्लमंद बंदा है। और LT की एक शॉप है जहां वो मकई बेचता है। अब इसको वैसे ही डर हुआ कि कहीं मकई महंगी ना हो जाए, या मकई की प्राइसेस में चेंज ना आ जाए, पता नहीं क्या बने, मुल्की हालात अजीब से जा रहे हैं, इसके दिल में ये डर पैदा हुआ। किसी ने आके LT के कान में कहा, LT एक बात सुनो, एक बाजार है जिसको स्पेकुलेशन मार्केट कहते हैं, थोड़े से आप जो है वो अपने बालों को ऐसे जो धूश बंदों की तरह आसमान की तरफ करना, और उस बाजार में चले जाना, लोग तुम्हें बड़ा पसंद करेंगे। और उस मार्केट में जाके तुम एक डील करना, उस मार्केट में जाके तुम एक डील करना। वो डील जो तुम मार्केट में जाके करोगे उससे तुम्हें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है तुम्हें फायदा हो जाए। अगर उस डील से तुम्हें फायदा हो गया
मकई वाली डील से तुम्हें फायदा हो गया, तो उस फायदे को तुम अपनी दुकान में लाके रख सकते हो, ताकि अगर दुकान में तुम्हें कोई नुकसान का डर भी हो तो वहां से आपको फायदा मिल जाए। अब एलटी की एक शॉप है जिसपे वो मकई बेचता है, एक्चुअल डिलीवरी करता है, वो मकई बेचता है, एंड द रिमेनिंग डील वाज एग्जीक्यूटेड एज एन एग्जांपल 1। तो एलटी मकई बेचते बेचते उठ के यहां चला गया और एमई ने इसको कहा भाई नए आए हो सोने हो भाईजान, आप नए आए हैं इस मार्केट के अंदर, आज मेरे साथ डील करें। अब एमई पुराना पापी है इस मार्केट का और इसे इस मार्केट की ऊंच नीच पता है, एंड पे बेचारे इसके साथ ही एंड हो जाने। तो एमई और एलटी ने बैठ के आपस में एक डील कर ली। इस डील के बाद एलटी ने एमई को मुस्कुरा के देखा और हंसते हंसते 15 लाख जेब में डाला और जेब में डाल के लेके चला गया। अब ये 15 लाख रुपए एलटी को आए स्पेकुलेशन मार्केट से हैं और दिखने में ये गेन स्पेकुलेशन ही है, लेकिन ये 15 लाख रुपए एलटी लाएगा अपनी दुकान पर और अपनी दुकान पे लाकर अपनी दराज में डालेगा और दराज में डाल के जो नॉर्मल अपना बिजनेस है 15 लाख, उस जो 15 लाख वहां से लाया होगा हराम तरीके से कमा के, इसको हलाल बिजनेस में डाल के हलाल बिजनेस को ग्रो करवाएगा अपने। अब लॉ मेकर इससे बड़ा खुश होगा। लॉ मेकर कहेगा तूने तो कमाल कर दी, मैंने तो सुना था जो 15 लाख लोग कमाते हैं यूरोप का टूर लगाने चले जाते हैं, 15 लाख लोग इस मार्केट से कमाते हैं खाने पीने में खर्च कर देते हैं, 15 लाख लोग कमाते हैं अपनी जाती महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, और तूने तो इस 15 लाख का नेक इस्तेमाल किया और इस 15 लाख को वहां से कमा के लाके अपने नॉर्मल बिजनेस में डाल दिया ताकि तेरा नॉर्मल बिजनेस ग्रो करे। तो तूने तो इसका मतलब है इस बिजनेस में डाला है तो इस बिजनेस से भी हमें कुछ कमा के देगा और उस पर भी हमें टैक्स देगा। तो अगर तू इस पैसे को यहां ले आए अपने नॉर्मल बिजनेस में, तो हम इस गेन को जो तू 15 लाख कमा के लाया स्पेकुलेशन मार्केट से, मानना कि तू स्पेकुलेशन मार्केट से कमा के लाया है और थोड़ी देर के लिए तू भी जहाज बना था, लेकिन हम तेरे जहाज के बनने को इग्नोर कर देंगे और हम तुझे जेट तेरा समझेंगे और हम ये समझेंगे कि तूने नॉन स्पेकुलेशन गेन कमाया है। तो कौन सा गेन कमाया है? बस शर्त यह है कि आपने इस पैसे को लाके अपनी दुकान में डालना है। नाउ 15 लाख रिसीव किए, पे किया, रिसीव्ड बाय एलटी। एमई के लिए स्टिल ये स्पेकुलेशन होगा, बट फॉर एलटी नाउ 15 लाख रिसीव्ड बाय एलटी इज नॉन स्पेकुलेशन। ये एक जनरल रूल की एक्सेप्शन आ गई। गए तो थे स्पेकुलेशन मार्केट में, लेकिन जो कमा के लाए उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लिया। ओके चलें जी। However, following will not be considered as, अच्छा स्पेकुलेटिव बिजनेस की ना डेफिनेशन बड़ी आसान है, ये तो आसान सी है। इट इज अ बिजनेस इन विच परचेज एंड सेल इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी, बस ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इसकी जो एक्सेप्शंस हैं अब हम वो पढ़ने लगे हैं। हाउएवर फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये चीजें स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं समझी जाएंगी। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्टॉक इज मेड बाय अ बिजनेसमैन ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस। मर्केंटाइल बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस, और इसका ट्रेडिंग बिजनेस किस चीज का? मकई का है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक इज मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ ट्रेडिंग बिजनेस। क्यों 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 तूने ये क्यों 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 तूने ये बिजनेस किया? उधर क्यों गया? क्या करने गया? अम्मी ने पकड़ के छित्तर मारे, तुझे मना नहीं किया था? ये मैंने तेरी तरबियत की थी कि तो उधर जाता। अम्मी सुन तो ले, मैं क्यों गया था? मैं बचने के लिए गया था। किस चीज से बचने के लिए गया था? मुझे लॉस आ सकता था, क्योंकि फ्यूचर में शहबाज शरीफ के इरादे खतरनाक लग रहे थे मुझे, तो मुझे लॉस आने का डर था। अब इस पैसे को करोगे क्या? 1.5 लाख को करोगे क्या? आप कहते हैं मैं इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा मेरे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखिएगा एमई के साथ नहीं है, अदर कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉर्मल कस्टमर्स के साथ। ये वो कस्टमर्स हैं जो दुकान पे इसलिए मकई लेने आते हैं कि अम्मी ने आज साग बनाया है, ये दुकान पे इसलिए मकई लेने आते हैं कि मकई में चीनी और शक्कर डाल के हमने मकई वाली रोटी खानी है। ये अदर कस्टमर्स हैं, ये आपके नॉर्मल कस्टमर्स हैं, इनको आपने मकई बेचनी है। फॉर फुलफिलिंग पर्सन कौन है यहां पे? एलटी। फॉर फुलफिलिंग एलटीज अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर
एक्चुअल डिलीवरी ऑफ मकई, मैंने तो एक्चुअल डिलीवरीज करनी है। तो अब बता दें इसने पैसे को कहां डाल लिया, अपने नॉर्मल बिजनेस में। और गया क्यों था उस मार्केट में, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। इस पैसे को इस्तेमाल कहां किया, 1.5 लाख को दुकान में लाके दराज में डाला और अब चीजें खरीद के बेच रहे। अब होगा क्या, ही इज फुलफिलिंग हिज अदर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब एक बात मैं करने लगा हूं, लेकिन उस तरह आपको ज्यादा जहन में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए करने लगा हूं। समझ आई तो ठीक है, ना भी आई तो कोई मसला नहीं। वो बात असल में मैं ये करने लगा हूं, असल में अगस्त में मकई थी 7500 की और अक्टूबर में मकई हो गई है 9000 की। अब आमतौर पे दुकानदारों के पास दुकान में ना मकई रखने की जगह नहीं होती अगर ऑलरेडी खरीद के रखी हो। अब अगस्त में इसका दिल तो चाह रहा था मैं मकई खरीद लूं 7500 में, लेकिन इसको पता है मेरे पास जगह नहीं थी रखने की, तो अगस्त में इसने खरीद के रखी नहीं। अगस्त में खरीद के रखी नहीं इसने मकई, और अक्टूबर के अंदर इसने शायद खरीद के बेचनी होगी लोगों को। तो अब ये करेगा क्या, स्पेकुलेशन मार्केट से ले आएगा 1500 वहां से लाएगा और 7500 अपने पास से डालेगा, क्योंकि अब तो मकई 9000 की होगी भी है, और 9000 की जाके मकई खरीद लेगा। अब इफेक्टिवली इसको 7500 की पड़ी है, क्योंकि 1500 इसको मुफ्त में मिल गया, जिस मुफ्ता लग गया इसका, तो 1500 इसको मुफ्त में मिल गए, तो लोग 9000 की जाके खरीद रहे हैं। ये भी खरीदेगा 9000 की, लेकिन उसमें जो 1500 होगा वो ऊपर का माल होगा, तो 1500 इसने ऊपर का माल इसमें डाला होगा, बाकी 7500 अपनी जेब से डाला होगा। तो टोटल ये खरीदेगा बाजार से जाके अब 9000 की, और खरीद के आम लोगों को 9200 की बेचे, 9300 की बेचे, वो इसकी अपनी मर्जी है, उससे हमें कंसर्न नहीं है। तो असल में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये लोग जो है चीज को महंगा होने से डर रहे होते हैं, तो स्पेकुलेशन मार्केट से कितने पैसे लेके आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर 15 लाख लेके आ जाते हैं और उसे अपनी किस में डाल लेते हैं, बिजनेस में। बहरहाल इस तरह ब्रेन में रखना जरा मुश्किल हो जाएगा, बस सादा सी इंग्लिश है, यहां से याद कर लें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक इज मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग ट्रेडिंग बिजनेस। हमारा सवाल है कि तूने ये किया क्यों, कहते हैं टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। चलो ठीक है, इस मकसद के लिए कर लिया। अब 15 लाख का करेगा क्या, आई विल फुलफिल माई अदर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, अगली मिसाल है जी पॉइंट बी में, वही एक्सेप्शन है, लेकिन अब ये शेयर्स के लिए है। पहले तो शेयर्स को सामने रखते हुए आप एक एग्जांपल समझ लें स्पेक्यूलेशन की, फिर मैं पॉइंट बी की तरफ बाद में आता हूं। फर्ज करें एलटी और एमई दो जहाज हैं, ये लाहौर में समंदर की बजाय किसी छप्पड़ के किनारे बैठे हैं, और वहां पर बैठकर इसने मुआहदे किए। एलटी ने कहा मैंने तेरे से 500 शेयर्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज में नाइकी कंपनी के 15,000 रुपए के एतबार से खरीदे, मैंने बेचे। पूरा लंदन तुझे बेच सकता हूं, क्या बात कर रहे हैं, मैं तुझे लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नाइकी कंपनी के शेयर बेचे, लेकिन हम डील को सेटल करेंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में पता नहीं प्राइस क्या होगी। अब उन्होंने इंटरनेट पे बैठे बैठे अक्टूबर में दोबारा छप्पड़ पे इंटरनेट पे बैठे बैठे अक्टूबर में प्राइसेस बदल लाई। अक्टूबर में शेयर की प्राइस होगी भी 18,000। अब 500 ज़रब 18,000, ये 9,000 आ गया, वो भी 9,000 आ गया। अब इन द एंड जब नेट सेटल करेंगे तो एलटी बन गया सिकंदर और वो बन गया बंदर। नाउ एमई विल पे ₹15 लाख टू एलटी इन अक्टूबर। तो ये शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है जब मकई की। तो पिछली एग्जांपल में अगर मैं मकई को काट के शेयर्स कर दूं तो सारा सवाल तो सेम रहेगा। तो शेयर्स के अंदर भी आप ये डील कर सकते हैं, लेकिन अब मैं पॉइंट बी बढ़ाने लगा हूं। पॉइंट बी ये कहता है कि फर्ज कर लो एलटी और एमई दोनों छप्पड़ पे नहीं बैठे, छप्पड़ पे सिर्फ एमई बैठा है और एलटी के पास घर में शेयर्स पड़े हुए हैं। एलटी के पास घर में क्या पड़े हुए हैं, फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं उसके पास, और उसको डर है कि फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। इस नुकसान से बचने के लिए सिर्फ वो स्पेकुलेशन मार्केट गया था और कितना कमा के लाया था, 15 लाख। अब इस 15 लाख को नॉन स्पेकुलेशन कहेंगे, क्योंकि आपके जाने का मकसद, मैं बता देता हूं, आपके जाने का मकसद लॉस से बचना था, आपके जाने का मकसद स्पेकुलेशन प्रॉफिट्स कमाना नहीं था। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द शेयर्स इज मेड बाय अ डीलर। डीलर वो होता है जो काफी लोगों कंपनीज के शेयर खरीद ले, इन्वेस्टर वो होता है जो किसी एक कंपनी के शेयर खरीदे। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द शेयर्स इज मेड बाय एलटी। एलटी अब तुम क्यों गए हो, वो अंग्रेजी एज इट इज ऊपर वाली आपने याद की हुई है, वो चला दीजिएगा इधर। टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस इन पर्संस होल्डिंग ऑफ शेयर थ्रू फ्यूचर प्राइस। शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको क्या डर होता है, दुकान चला रहे हो तो क्या डर होता है, लॉसेज आ जाएंगे। मकई की दुकान चला रहे हो तो क्या डर होता है, लॉसेज आ जाएंगे। शेयर होल्ड कर रहे हो तो क्या डर होता है, लॉसेज आ जाएंगे। इस लॉस से बचने के लिए अगर आप स्पेकुलेशन मार्केट में जाएं तो ये आपका स्पेकुलेशन मार्केट में जाना स्पेकुलेशन गेन लॉस नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसको क्या कहा जाएगा। लेकिन अगर एलटी के पास शेयर होल्ड ना होते और फिर ये स्पेकुलेशन मार्केट में जाके पैसे कमाता तो फिर ये स्पेकुलेशन गेन होता, फिर ये स्पेकुलेशन गेन। बट इफ इसके पास शेयर हैं और फिर बाजार जा रहा है, जैसे पिछली मिसाल में दुकान थी और फिर मार्केट में जा रहा था, इधर शेयर्स
हैं और फिर मार्केट में जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में मार्केट में जाना स्पेकुलेशन गेन या लॉस नहीं समझा जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं एलटी को उधर से गेन ही आए, एलटी को उधर से लॉस भी आ सकता है, बट शर्त यह कि एलटी के पास बैक एंड पे शेयर है या नहीं। अगर हैं और मार्केट में चला जाए तो नॉन स्पेकुलेशन। अब आप ऐसा करें, ये पास्ट पेपर में ना सिर्फ 2 दफा टेस्ट हुआ है, एक ये पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ है, एक दफा हो रहा है, तो वो एग्जांपल आप जरा कर लें। क्वेश्चन 40 का पॉइंट 2 कर दें मुझे। क्वेश्चन 40 का पॉइंट 2। पेम कौन सा 168। ओके, चलो नहीं पढ़ूं, डन हो गया, सब नतीजे पे भी पहुंच गए। अच्छा, पहले ना मैं एक लाइन काट के सवाल पढ़ रहा हूं। पहले ये लाइन में काट के सवाल पढ़ रहा हूं। 1 जनवरी 2009 को एसएल एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इधर अगस्त में हमने फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसने जनवरी में फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर परचेज। तो एसएल की कोई परचेज टाइप की एंट्री फिर इधर बनेगी, एसएल की बुक्स में परचेज टाइप की कोई एंट्री बनेगी, परचेज डेबिट क्रेडिट राइट। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यहां मैच्योरिटी हो रही थी अक्टूबर में, इस सवाल में नहीं बताया उसने मैच्योरिटी कब है, तो जनवरी में ना कहो। 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, डेट ऑफ मैच्योरिटी फरवरी भी हो सकती है, मार्च भी हो सकता है, मैच्योरिटी मे बी फरवरी, मे बी मार्च, मे बी एनी डे। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसएल डिड नॉट टेक द डिलीवरी, एसएल ने डिलीवरी नहीं ली। तो यहां से हमारे जहन में आगे वो स्पेकुलेशन वाली चीजें चल रही हैं, क्योंकि चीजों का आना जाना नहीं पाया जा रहा। एसएल डिड नॉट टेक द डिलीवरी, एसएल ने डिलीवरी नहीं ली, बट द कॉन्ट्रैक्ट वाज सेटल, लेकिन मुआहिदा फिर भी सेटल हुआ बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 5 लाख। मुआहिदा सेटल करना पड़ा, कैसे करके? पेमेंट करके। अब ये कौन सा मुआहिदा होता है जिसमें चीजें नहीं जाती और पैसे जाते हैं? स्पेकुलेशन। अब मुझे पहले तो ये बता दें कि स्पेकुलेशन या नॉन स्पेकुलेशन है, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने एक लाइन मिटाई भी है। पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि एसएल जीते या हारा है? कितने कह रहे हैं हारा है, कितने कह रहे हैं जीता है? भाई सवाल में ना एक लफ्ज लिखा हुआ है मेड अ पेमेंट, पेमेंट बंदर ही करता है और जिसको रिसीव होती है वो, तो ये सिर्फ पेमेंट के लफ्ज से पता चल रहा था कि हमें लॉस आ रहा है और कोई इंडिकेशन नहीं सवाल में। काश, और माने ना माने, ये सवाल कैश की फिगर दे रहा है, वो सेटल्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। तो सवाल हमें परचेज और सेल का डेटा दे रहे हैं ताकि हम डिटेल से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें, या डायरेक्ट कैश की फिगर दे रहे हैं? तो कैश की फिगर में जो पे करने वाला होगा वो फिर हारा होगा और जिसको मिल रहे हैं वो, तो यहां से हमें पता चला ये फिगर लॉस है, इसको गेन नहीं आया। पहली बात क्लियर होगी। अगली बात यह है कि ये गया क्यों था मार्केट में। इट इज टू बी यूज्ड, ये पैसा इसने इस्तेमाल करना था, बल्कि उल्टा लॉस आ गया बेचारे को, पैसा बेचारा कहां इस्तेमाल करेगा, लेकिन नियत इसकी ये थी, इट इज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू, इसने अपने बिजनेस नॉर्मल में यूज करना है ताकि लॉसेस से बच सके या कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही है उससे बच सके। बेचारा बचने के चक्कर में गया था और डूब गया, ये अलग बात है, लेकिन मुझे बता दें इसकी जाते हुए नियत क्या थी अपने बिजनेस के अंदर इस पैसे को डालने की। तो आप बता दें इस लाइन को जो मैंने मिटा दी और अब ये लाइन आपको नजर आ रही है सामने, इस लाइन की वजह से इसको स्पेकुलेशन कहें या नॉन स्पेकुलेशन, और पेमेंट के लफ्ज की वजह से इसको गेन कहें या लॉस कहें? लॉस कहें। तो इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन, और इसमें लॉस कितना आएगा? 5 लाख का। आप पेपर में इसको लिख के कैसे आना है? पेपर में इसको लिख के कैसे आना है? इसमें वैसे स्पेकुलेशन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्पेकुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है 3 नंबर का है तो वो भी लिख सकते हैं। अब जरा सुन लीजिएगा पेपर में कैसे लिख के आना है।
स्पेकुलेशन बिजनेस इज अ बिजनेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये स्पेकुलेशन की डेफिनेशन है। फिर नीचे एक्सेप्शन है उसकी, हाउएवर फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कमोडिटी where the purpose is to guard against loss through future price fluctuations for fulfilling the person's other contracts for actual delivery of goods will not be considered as speculative business। ये तो मैंने वो रट्टा वाला प्रोग्राम लिख दिया। उसके बाद मैं अगली लाइन छोड़ के लिखूंगा, in this case as the objective is to guard against the loss, therefore this loss of 5 लाख will fall under the head income from business। तो पेपर में 3 नंबर के लिए ये लिख के आएंगे। वापस बुला लें जितने भी। नहीं, ये डील फॉरेन करेंसी में तो उसको तो आप गेन लॉस में डाल दो, क्योंकि वो फिक्स एसेट तो कोई नहीं है ना, वो तो P&L में चली जाएगी। कल तैयार होके आना है आप लोगों ने, अगला चैप्टर शुरू होगा सेक्शन 113 पढ़ने के बाद। ये लॉस बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के अंदर आ जाएगा। इस लॉस का करेंगे क्या, वो लॉसेस के चैप्टर में देखेंगे। लॉसेस का चैप्टर भी हमने पढ़ा नहीं। चलें, ये आखिरी बात पॉइंट सी। फिर वो न्यूमेरिकल हमारा रहता था, वो कर लेते हैं जो 20-25 मिनट बचे हैं। कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे थे हम? वो बशर वाला जिसमें वो पता नहीं 1560 निकली थी फिगर, नहीं याद आ रहा? मुश्ताक वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलें, ये आखिरी बात पढ़ लें आज की, पॉइंट सी। एक बिजनेस है जॉबिंग आर्बिट्राज। ये बिजनेस है प्राइस डिफरेंस को एंजॉय करना। प्राइस डिफरेंस को एंजॉय करना, जैसे आप को बताओ एक बिस्किट एक दुकान पे 10 रुपए का खरीद के दूसरी दुकान पे जाके आप 12 रुपए का बेचते हैं, क्योंकि नारायण कागान में वो बिस्किट 12-13 रुपए का बिक रहा होगा और इधर जो है वो 10 रुपए का बिक रहा होगा। तो इधर आप पंजाब से 10 रुपए का खरीद के नॉर्दर्न एरियाज पे पहाड़ पे जाके 12 रुपए का बेच दें, तो दोनों दुकानों में प्राइस डिफरेंस था। आपने प्राइस डिफरेंस से फायदा उठा लिया। ये बिजनेस अब खत्म हो गया हुआ है। ये बिजनेस पहले होता था जिस वक्त सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर एक शेयर की कीमत आ रही होती थी 10 रुपये 10 पैसे, और कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक शेयर की कीमत आ रही होती थी 10 रुपये 20 पैसे। तो लोग करते क्या थे, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज से 2 लाख शेयर खरीद के कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2 लाख शेयर बेच देते थे। तो 0.1 यानी 10 पैसे का इनको फायदा आता था, लेकिन 2 लाख शेयर्स पे 10 पैसे का फायदा है तो ये हजारों में अमाउंट बन जाती थी। इस बिजनेस का नाम था जॉबिंग आर्बिट्राज। अब अगर आप ये बिजनेस, आपका बिजनेस है जॉबिंग आर्बिट्राज, अब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सारी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, उस सब पे एक ही प्राइस आ रही होती है। अब ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कभी पुराने जमाने में ये डिफरेंस आता था तो कुछ लोग इस प्राइस डिफरेंस से फायदा उठाते थे। इस प्राइस डिफरेंस से फायदा उठाने वाले लोग जिनका बिजनेस ही ये था, उन्होंने अगर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लिए हैं और उनके पास पड़े हुए हैं और उनको डर है, आगे बात पूरी करते हैं मुझे, और उनको डर है कि वो बेच दें पड़े हुए शेयर, वो बेचेंगे तो इन पे क्या आ सकता है, लॉस आ सकता है। तो वो इस डर को कवर करने के लिए, क्योंकि ये तो आज की प्राइस है, कल को पता नहीं क्या प्राइस हो जब बेचने जाओ आप, तो वो इस प्राइस डिफरेंस का जो कारोबार है उस कारोबार के करते हुए शेयर खरीद बैठे हैं, इनके पास पड़े हुए हैं शेयर, और फिर इनको डर है कि ये बेचेंगे तो नुकसान आ जाएगा, और इस डर से बचने के लिए वो किसी छप्पड़ पे चले गए, हालांकि एसी वाले दफ्तरों में बैठे हुए थे। अगर इस डर से बचने के लिए वो स्पेकुलेशन मार्केट में चले गए और वहां से कोई गेन लॉस कमा के लाए, तो फिर ये स्पेकुलेशन होगा, नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ जॉबिंग आर्बिट्राज। अभी तुम लोग क्यों गए हो, आज आके वो इंग्लिश का फिक्र आपने याद किया, इधर भी चला दीजिएगा। क्या? टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। और लॉस इनको क्यों आना था? विच मे राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? जॉबिंग आर्बिट्राज। ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इनका बिजनेस है ना, फिर ये उधर जो है सिर्फ छप्पड़ पे छप्पड़ होने के लिए तो नहीं जा रहे, वहां पे जो है वो अपने बिजनेस को, रिस्क को कवर करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर कल याद कराइएगा मुझे 2-3 मिनट ना, इस सारे को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नई चीज़ है, अजीब सी चीज़ है, तो रिवीजन मांगती है। लेकिन पास पेपर हमने इसके सारे कर लिए हैं। एक पास पेपर ये आया हुआ है और एक पास पेपर वो आया हुआ था जो आपको दिखा दिया। पास पेपर में इसके 2 ही सवाल हैं। पेज नंबर 207 पे हम सवाल कर रहे थे ना, और आपको याद होगा इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने कर ली थी। आप एलटी को मिटा दो, मैं एमई को मिटा दूं। चलो आप एमई को मिटा दो, मैं एलटी को मिटा दूं।
और एक दिन दुनिया हमें भी मिटा। अच्छा जी, वर्किंग वन जी, कौन सा पेज है? 207। मुश्ताक का प्रॉफिट कितने? 1800, 1.8 मिलियन। नेक्स्ट, A review of MA's record revealed the following information. पॉइंट 1 मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। इसमें नॉट अलाउड कितने हैं? जो मुलाजमीन को तनख्वाहें किस में पे कर रहे हैं? कैश में। ये मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। एड सैलरी जो आपने किस में पे की है? कैश में पे किया है। सेक्शन 21 का एम, कितनी तनख्वाहें महीने की? 26,000। कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? 5। साल में कितने महीने? कमाल कर दिया आप लोगों ने। नहीं सही है ना, बोलना तो था। अच्छा, टोटल 1560। ये मैंने पिछली क्लास में बात कर ली थी, ये नॉट अलाउड है। और इसमें जो 6000 है ना, वो एक एंटरटेनमेंट टाइप चीज है। तो एंटरटेनमेंट सवाल खामोश होगा तो लिमिट्स के अंदर होगी। और हमने ये देखा था कि एंटरटेनमेंट आपने कैश में पे किया, लेकिन फिर भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हर मुलाजिम को बुला के 6,000 आपने दिए हैं। वो 6,000 25,000 से कम है, इस वजह से ये अलाउड है। इसके ऊपर बहुत तफसीली बात हो गई थी पिछली क्लास में। एंटरटेनमेंट को ऐड नहीं करेंगे। बहरहाल स्टिल पॉइंट 1 में कंफ्यूजन है, तो साथ वाले से समझ लीजिएगा जो हजरात नहीं आए थे। आगे मूव करें इस वक्त और अगले पॉइंट्स में ऐसा समझें। अच्छा, जो बंदा एसेट लीज पे लेता है वो अकाउंटिंग के एतबार से कौन कौन से खर्चे बुक करता है? बस अब इधर देखें, जो एसेट बंदा लीज पे लेता है वो अकाउंटिंग के एतबार से कौन से खर्चे बुक करता है? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये वो रिकॉर्ड करता है। इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देते हैं? लीज रेंटल। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, एक डेटा दिया हुआ है, खर्चों में 80,000 पड़ा है इंटरेस्ट और लीज एसेट की कॉस्ट है 13 लाख। खर्चों में डेप्रिसिएशन पड़ी है 2,60,000, लेकिन रेंटल है 3 लाख। अब इस सवाल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसे हम काटेंगे, क्योंकि भाईजान कॉस्ट का हमने कुछ नहीं करना। कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का रेट लग के डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की दे दी है ना इसने हमें, तो इसलिए कॉस्ट का मैं क्या करूं? तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा दें और रेंटल माइनस कर दें। कॉस्ट को इसलिए इग्नोर किया कि कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन रेट लग के डेप्रिसिएशन निकलनी थी और डेप्रिसिएशन गिवन है सवाल में। तो ये तो मशहूर जमाना एडजस्टमेंट है, जिसे आप घिसी पिटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं। घिसी पिटी को क्या कहते हैं अंग्रेज? स्क्रैप? क्या कहते हैं? घिसी पिटी को क्या कहते हैं अंग्रेज? कल कौन बता देगा? घिसी पिटी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, कितनी है? 260। और इंटरेस्ट 80। और रेंटल को क्या कर दें? कितना? 300। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, अमेरिका में जाके पान ढूंढना पड़ा तो क्या करोगे आप? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, पेटेंट बिक रहा है। पेटेंट इंटेंजिबल है। तो आप मुझे 4 चीजें बता देंगे पेटेंट के बारे में कि अकाउंटिंग वालों का कितना गेन लॉस आया, टैक्स वालों का कितना गेन लॉस आया, अकाउंटिंग वालों ने कितना अमोर्टाइज किया और टैक्स वालों ने कितना अमोर्टाइज किया, ये आप मुझे बताएंगे। और टैक्स वालों के गेन लॉस आपको पता है कैसे निकलता है? कॉन्सिडरेशन माइनस टैक्स वालों की बीवी। ये अब 4 चीजें आपने मुझे बतानी है और फिर न्यूमेरिकल के मुंह पे देख लेंगे किस किस को उठाना है और किस किस को रिकॉर्ड करना है। चलें सवाल पढ़िए। अकाउंटिंग लॉस कितना है पेटेंट पे? 65। मैं इसके साथ प्लस माइनस की बजाय लॉस का लफ्ज लिखा हूं। सबर नोट करने का टाइम दे जाएगा। ये अकाउंटिंग वाला का लॉस हो गया। फिगर्स अभी ढूंढने दे मुझे। टैक्स वालों की बीवी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 430, यानी पिछले साल के एंड पे, यानी 30 जून 20 को, हमारा तो 30 जून 21 है ना, तो बिगिनिंग 30 जून 20 होगा ना, तो पिछले साल के एंड पे टैक्स वालों की बीवी कितनी थी? 430। इसको फर्दर डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि आपको पता है, तुम्हें पता हो कि ना पता हो, मुझे पता है वो जरा जरा कि सेक्शन 24 के अंदर हमने पढ़ा था, आप तो दीवारें भी इसकी गवाही सी दे रही हैं कि सेक्शन 24 के अंदर हमने पढ़ा था पेज 146 पे, नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड, नहीं है, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना, बेचने के साल में आपने अमोर्टाइज नहीं करना, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना। अब अगर बेचने के साल में मैंने अमोर्टाइज नहीं करना तो मुझे बता दें पिछले साल के एंड तक जो WDV आ रही है उसी को यूज कर लूं या उसको फर्दर अमोर्टाइज करके कोई नई WDV निकालूं? उसी को यूज कर लेते हैं बस। द टैक्स WDV ऑफ दीज पेटेंट्स वाज 430 एंड इट कैन बी यूज, नो प्रॉब्लम। पिछले साल के एंड में इनकी WDV थी 430, इस WDV को और कम नहीं करना अमोर्टाइज करके, क्योंकि बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने की टैक्स वालों की नजर में इजाजत नहीं है। एंड दीज आर सोल्ड फॉर 524, ये क्या है? कंसिडरेशन, दीज आर सोल्ड फॉर 524। अमोर्टाइजेशन चार्ज टू P&L, ये कौन सी वाली अमोर्टाइजेशन होगी जो P&L में डाल दिया हमने अकाउंटिंग वालों की? इस साल की कितनी? 25। ये एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है या इस साल की? इस साल की कितनी? 25 का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर? अब मुझे बता दें टैक्स वालों की नजर में क्या आया है? टैक्स वालों की नजर में क्या आया है? गेन। कितना? 94 का क्या आया है? गेन। जी भाई अब तो बोल बोल के भी थक गए हैं, आप भी सुन सुन के थक गए हैं। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड होगा, टैक्स वालों का गेन भी ऐड होगा, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ऐड होगी और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन लेस होगी। अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुके तो इसे ऐड कर दें, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा क्योंकि हम अकाउंटेंट से नहीं किया होगा, इसे रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ऐड कर दें और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन लेस कर दें। नोट कर लें। ओके क्या करें जी आगे? आप उधर ही रखो कैमरा, पता नहीं कुछ नोट करें हैं। बोलिए भाई असद किधर है? अच्छा अच्छा साथ ही बैठे हैं यार, नहीं यहाँ। ओके पढ़े जी पॉइंट 4। एमी ने ये दुबई नहीं जाते रास्ता, दुबई में एमी ने क्या ओपन कर लिया? सेल्स ऑफिस। इधर देख रहे हैं आप लोग, बड़ा कमाल करें। इस मद में फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 850, कॉस्ट 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 फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 850 और जिसकी बीवी थी 6.5 लाख, ये दुबई हमने शिफ्ट कर दिया। यानी पाकिस्तान में बिजनेस था, पाकिस्तान के बिजनेस ने दुबई में शॉप खोल ली, तो हमने थोड़ा सा जो फर्नीचर था वो दुबई भेज दिया। बजाय के दुबई से नया खरीदें तो हमने दुबई वालों को कहा कि पाकिस्तानी चेयर्स पे बैठ के देखो, तुम बैठ ही जाओगे। ओके नहीं खड़े हो जाओगे। अच्छा, द टैक्स WDV ऑफ द फर्नीचर एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वाज 610। यार ये अगर टैक्स वालों की बीवी है तो वो जो नाराज होकर बैठी है वो किनकी बीवी है? एक्सेलेंट, अकाउंटिंग वालों की। जारी बात है, अगर ये किनकी बीवी है? टैक्स वालों की बीवी है, तो ये किनकी बीवी है? फिर अकाउंटिंग वालों की बीवी। तो लिख लें इसका नाम, ये क्या कहते हैं, हैंड्स फ्री लगा के सुना करें घर में लेक्चर भाई। एमी हैज ओपन्ड अ सेल्स ऑफिस इन दुबई। सारी डिस्कशन में करता हूं। इन दिस रिस्पेक्ट फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 850, जिसकी अकाउंटिंग वालों की बीवी कितनी है? 650, वाज शिफ्टेड टू दुबई। और टैक्स वालों की बीवी इसकी कितनी थी साल के शुरू में? 610। अच्छा जी, पहला सवाल तो यह है कि सेक्शन 22 का 14 कुछ कायदे आज़म ने फरमाया था, कुछ 22 के 14 ने फरमाया है।
22 के 14 ने कहा था इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स आर ट्रांसफर्स आउट, ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिशिएबल एसेट, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, डब्ल्यूडीवी का मतलब यही होता है कि ये डेप्रिशिएट हो रहा था। इफ अ पर्सन ट्रांसफर इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स आर ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन पाकिस्तान, जो कि पहले पाकिस्तान में यूज हो रहा था और आपने ट्रांसफर कर दिया बाहर, आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे, अब वापस आ जाओ, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ने लगा हूं। इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिशिएबल एसेट, जो कि पहले कहां यूज हो रहा था, पाकिस्तान में, it will be assumed that person has disposed of the asset। अच्छा एक मुझे बात बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि क्रिश्चियन कॉलेज वाले कहते हैं कि जी हम सीए तो करा रहे हैं, चलो मैट्रिक भी कराना शुरू कर देते हैं। अब मैट्रिक करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नया बिल्डिंग ली और वो आखिरी बेंच आपने देखा होगा क्लासेस में खाली पड़ा होता है, काफी क्लासेस में मैं देख रहा हूं वो खाली पड़ा हुआ है, उस बेंच को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, तो बताएं क्या ये बिक गया या अपने बिजनेस में शिफ्ट हो गया, अपने बिजनेस में शिफ्ट हो गया। और कल कला को जाके हमने जर्मनी के अंदर ओ लेवल्स कराना शुरू कर दिया, तो फिर उस सूरत में हमने ये स्मार्ट बोर्ड यहां से उतारा और उतार के हमने कहा चिट्टे बोर्ड पे गुजारा चला लेते पीछे से, ये स्मार्ट बोर्ड उतार के हमने वहां शिफ्ट कर दिया दुबई में। तो बता दें ये क्या हमारे ही बिजनेस में कहीं चला गया या फिर हमने बेच दिया, हमारे ही बिजनेस में कहीं चला गया। चाहे हम लोकल ब्रांच को शिफ्ट कर दें ये चीज, चाहे हम फॉरेन ब्रांच को शिफ्ट कर दें, इट डजंट मीन कि ये हमारा दफ्तर नहीं है, दैट इज हमारा दफ्तर। अब हम वर्ल्ड लेवल की बातें करने लगे हैं, बस इतना सा फर्क पड़ा है। तो हमने पहले अपनी ही ब्रांच को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया था, फिर अपनी ब्रांच को किधर शिफ्ट कर दिया था। अब अगर आप अकाउंटिंग के टीचर से पूछेंगे गेन लॉस निकालो, तो अकाउंटिंग के टीचर जूता उतार के चपेट मारेंगे और जूता उतार के चपेट मारेंगे और कहेंगे ओ भाईजान इसकी डिस्पोजल की एंट्री नहीं होती, वो तो टैक्स वालों ने अजम्पशन ली हुई है, ये डिस्पोज हो रहा है। अकाउंटिंग वाले तो इसको डिस्पोजल मानते ही नहीं, टैक्स वालों ने तो अजम्पशन ली हुई है। ये अजम्पशन के लफ्ज पे मैंने फोकस नहीं किया था क्योंकि आज के दिन का इंतजार था। टैक्स वाले अजम्पशन ले रहे हैं कि बिक गया, हालांकि ये सेल है नहीं, अब अपनी ब्रांच को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब टैक्स वालों की नजर में ये डिस्पोजल है, बट अकाउंटिंग वालों की नजर में ये डिस्पोजल नहीं है। चलिए, इसलिए जो कंसिडरेशन रिसीव तो गिवन ही ना, क्योंकि हमने अपनी ब्रांच को शिफ्ट कर दिया है, तो कितने का बेचा तो वो तो सवाल ही नहीं, तो कंसिडरेशन तो गिवन ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आप बात करने लगा हूं अकाउंटिंग वालों का डाटा मैं उठाने लगा हूं। कॉस्ट 850 है, कॉस्ट तो कहीं नहीं जानी। क्या था ये वर्किंग 3, क्या था फर्नीचर, फर्नीचर इधर आ जाएगी अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और इधर आ जाएगी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। चलें जी, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस कैसे निकलेगा, कंसिडरेशन लेस अकाउंटिंग वालों की डब्ल्यूडीवी। अच्छा जी, कॉस्ट अभी समझते जाए, आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं ना पूछिएगा, मुझे पता है क्या आ रहे हैं जहन में सवाल। कॉस्ट तो कहीं नहीं जानी, फिलहाल कॉस्ट कहीं नहीं जानी। अकाउंटिंग वालों की डब्ल्यूडीवी है 650 और टैक्स वालों की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 610। इन दोनों को मैं उठाने लगा हूं। 610 के बारे में अगर आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा होगा मैं उसको एड्रेस करूंगा। फिलहाल मुझे अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी, अकाउंटिंग वालों की बीवी तशरीफ ले आए, कितनी है जी, टैक्स वालों की बीवी तशरीफ ले आए 610। और सवाल में एक ही चीज अवेलेबल है, डेट इज कॉस्ट। अच्छा, सवाल में कंसिडरेशन गिवन नहीं है, लेकिन शुक्र है हमें कंसिडरेशन चाहिए भी नहीं क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नजर में ये डिस्पोजल ही नहीं है, तो इसलिए अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने 650 को यहां इसलिए शो कर दिया था कि आपके जहनों में ये सवाल आना था कि 650 को कहां लेके गए हैं, तो मैंने कहा मैं उससे लेके आया हूं और छितर मार के उसे गायब कर दिया। तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट डिस्पोजल, ये डिस्पोजल नहीं है। जब ये डिस्पोजल नहीं है तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उससे दे देनी चाहिए थी क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने दुबई में जाके इसे डेप्रिशिएट तो किया होगा, लेकिन अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उसने दी नहीं। शायद 0.5 में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स की दे रहा है, तो इसी में शायद पड़ी हो। वैसे भी हम जबरदस्ती अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन निकाल नहीं सकते क्योंकि एसेट की लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन शायद 0.5 के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हो। अब इसे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और बहरहाल अगर आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाना भी चाहेंगे तो आपको फिगर अवेलेबल नहीं होगी, तो पेपर में एरर होने का कोई चांस नहीं है। प्रोबेबली या कंफर्म ही ये एडजस्टमेंट नंबर 5 में मुझे मिल जाएगी अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन, तो इसकी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां सारे ऐसे की डेप्रिसिएशन आ रही होगी वहां इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो इसलिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मसला वहीं खड़ा है कि टैक्स वालों का गेन लॉस मैं निकाल नहीं पा रहा क्योंकि मैंने ये एसेट बेचा नहीं है, तो मुझे कंसिडरेशन नहीं पता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 22 का 14 कहते हैं कि आप कंसिडरेशन ढूंढो ही ना, इट विल बी अज्यूम्ड दैट इट इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू। अब वो जो कॉस्ट गिवन थी वो मैं उठा लूंगा क्योंकि मुझे कंसिडरेशन गिवन भी होती तो मैं इग्नोर करता, क्योंकि ये 4 एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन है। तो कॉस्ट कितनी आ गई 850 माइनस 610
टू 14। ये टैक्स वालों की नजर में क्या आ गया? गेन। अब हम डिस्कशन करते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पे, तो इस पे 2-3 मिनट लगा लेते हैं। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है जिन निकालनी। अब मैंने आपको ये कहा था कि खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगाने, याद होगा आपको, और बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाने। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी था जहां पर पेज नंबर 140 पे हमने पढ़ा था कि माना के खरीदने और बेचने के साल में डेप्रिसिएशन पे 50% फैक्टर लगाना है, लेकिन पेज 140 पे हमने पढ़ा था कि खरीदने के साल में पूरा साल डेप्रिशिएट कर दो और बेचने के साल में डेप्रिशिएट करो ही ना, और बेचने के साल में डेप्रिशिएट करो ही ना, ये भी हमने पढ़ी हुई एक चीज, बेचने के साल में डेप्रिशिएट करो ही ना। लेकिन ये वो एसेट्स होते हैं जो कि पुराने पाकिस्तान में खरीदे थे, या यकम जुलाई 20 से पहले, बेचने की डेट नहीं देखते इसमें खरीदने की डेट देखते हैं। जो ऐसा यकम जुलाई 20 से पुराने खरीदे हैं ना, उनको बेचने के साल में 50% फैक्टर दूर की बात, डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं लगाना, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब देख लेते हैं ये एसेट यकम जुलाई 20 से पहले खरीदा है या यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है। अगर तो मैंने यकम जुलाई 20 से पहले खरीदा हुआ तो फिर ये जीरो मैंने यहां सही लिखा है, लेकिन अगर मैंने यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा हुआ तो फिर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। देखते हैं जी। हमारा ईयर एंड है 30/21 और टैक्स वालों की WDV गिवन है 30/20 की। जी भाईजान बिल्कुल, ये 30/20 की है ना ओपनिंग। अगर 30/20 की WDV गिवन है तो इट मींस के 30/20 से पहले ही खरीदा होगा ना, तभी तो डेप्रिशिएट होकर 30/20 तक कितना पहुंचा है। तो सवाल ने वाज़ेह नहीं लिखा हुआ कि ये एसेट यकम जुलाई 20 से पहले खरीदा है, लेकिन इतना वाज़ेह बता दिया कि दूसरी राय नहीं। कोई बंदा जो पेपर में assumption लेके आए कि ये यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है, वो ब्लंडर मार रहा होगा। भाईजान 30 जून 20 को उसकी WDV आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने 30 जून 20 के बाद खरीदा है? मस्ट है कि कब खरीदा होगा। अगर 30 जून 20 की WDV आ रही है तो इसे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? बताएं कंक्लूजन। बॉट, बोले बॉट बिफोर। आप बता दें ये कौन सा वाला एसेट बनेगा? बॉट बिफोर यकम जुलाई 20 वाला। तो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी बेचने वाले साल में तो फिर WDV ओपनिंग वाली यहां माइनस की जा सकती है, WDV को और कम करने की जरूरत नहीं है। कल मैं कोई assumption ले लूंगा और आपको समझाऊंगा कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती तो कितनी निकलती और फिर WDV पे क्या इंपैक्ट पड़ता। फिलहाल मुझे बता दें मैंने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज की। इट इज बॉट बिफोर यकम जुलाई 20, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो WDV भी वही रहने दें, साल के शुरू वाले WDV है, खैर है कोई मसला नहीं, माइनस करें आप इसको। ओवर। टैक्स वालों का बस ये तो कुछ है नहीं, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। टैक्स वालों का गेन न्यूमेरिकल में डालना होता है या उल्टाना होता है? टैक्स वालों का गेन डालना होता है न्यूमेरिकल में, तो क्या करते हैं इसको? चलें जी, सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। एक एडजस्टमेंट रहेगी, वो तो आसान सी है। टैक्स वालों का गेन कितना है? तो 4 चीजें ढूंढने गए थे लेकिन मिली सिर्फ एक। आखिरी एडजस्टमेंट करते हैं यार, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उठा देते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट है। आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 580, बट ठीक है जाने दें। और टैक्स डेप्रिसिएशन 456 टोटल कर दें। 2-3 शहादतें आने दो जरा। 3948। आपने कितना बताया? कितना ही बताया, नहीं बोलो कितना बताया? 3948। डन जी। अब जी न्यूमेरिकल का फेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 3948, यही मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम कितनी? 3948। टैक्स आप घर जाके निकाल लीजिएगा टेबल 1 में, अगर किसी ने निकाला है तो मुझे बता दें। ये मैन्युफैक्चरर तो है लेकिन SME नहीं होगा क्योंकि इसकी सेल हमें नहीं दी हुई, तो इसलिए हम सेल इसकी पता ही नहीं है, तो इसलिए सेल पता नहीं इसकी कितनी है, इसलिए इसको SME बनाने की जरूरत नहीं। इस पर कल मुझे याद करेगा, बात कर लूंगा दोबारा कि मैं SME वाले रेट क्यों नहीं लगा रहा। इस पर कल चले याद करा दीजिएगा। फिलहाल आप खत्म कर दें इसको। टैक्स टेबल 1 में अगर कोई लगा सकता है लगवा दें, नहीं लगवा सकता तो भी कोई मसला नहीं। एक एडजस्टमेंट गिवन है एडवांस टैक्स की, वो आपने एंड पे माइनस करना होता है ना। कितना है एडवांस टैक्स? 200। एडवांस टैक्स माइनस कर दें, ये सवाल का फेस है। टैक्स निकाल लिया आपने? कितने लोगों ने टैक्स निकाल लिया? हाथ कर रहे हैं। क्या निकला है? 607 ही आ रहा है।
ठीक है जी, 2 शहादतें आ गई हैं, न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो गया। इसकी मैं भी तस्वीर खींच लेता हूँ, इसमें 2-3 बातें एंड पे हमने की हैं वो कल रिवाइज करा दूंगा। टेबल 1 मैंने इसलिए लगाया है कि एसएमई में 2 शर्तें हैं, सेल भी गिवन हो और मैन्युफैक्चरर भी हो। मैन्युफैक्चरर तो है लेकिन सेल का डाटा नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, एसएमई में एज्यूम नहीं कर सकता इसको। इधर ही रखो, चलें ठीक है, क्लोज कर दो, आप कैमरा इधर ही रखो।